हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए गाने चलकर फिर गाने अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। लिविंग हॉल में सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। सुमित एक तरफ बैठा हुआ था और अदिति किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके चेहरे पर सीरियसनेस साफ नजर आ रही थी। अन्नप्राशन संस्कार मामा के हाथों होता था, जिस कारण सुधांशु अव्यक्त को अपनी गोद में उठाया बैठा हुआ। वहीं समृति वीर की गोद में बैठी हुई थी और रिद्धिमा का कोई भाई नहीं था, जिस कारण मृत्युंजय रिद्धम को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। तभी पंडित जी मुंह मीठा करने के लिए खीर लाने को कहते हैं, जिसे सुनकर वर्षा रचना की तरफ देख कर कहती है, मैं जा रही हूँ। महक वर्षा की बात सुनकर बोली, वर्षा मैं तीनों बच्चों के लिए अलग से निकाला वहीं पर है, देखना ठीक है ना। वर्षा महक के बाद अपना सिर हिलाकर किचन में जाती और साइड वाले कॉर्नर में रखे बच्चे के लिए बनी खीर के ट्रे को उठा लेती और किचन से बाहर आने लगती है कि उसकी नज़र नीचे झुककर फ्रिज से सामान निकाल रहे नीलिमा पर जाती है। नीलिमा को देखकर वर्षा की आंखें छोटी हो जाती है। तभी वहाँ पर ध्रुवी आ जाती है और वर्षा को खड़ी देखकर कहती है, क्या हुआ भाभी? चलिए। वर्षा ध्रुवी की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए ठीक है। इतना कहकर वर्षा ध्रुवी के साथ किचन से बाहर आ जाती है। वर्षा खीर की ट्रे को वहीं रख देती है तो पंडित जी बच्चे के मुंह को मीठा करने के लिए कहते हैं। वर्षा को न जाने क्यों अंदर से अजीब सा लग रहा था। सुधांशु उस चांदी के कटोरे में रखे छोटे से चम्मच से खीर भरकर अव्यक्त को तरफ खिलाने के लिए ले जाने लगता है तो वर्षा कहती है, रुकिए। अचानक वर्षा के रुकने पर सभी उसकी तरफ देखने लगे। रचना वर्षा को देखते हुए बोली, क्या हो गया वर्षा? वर्षा रचना की बात पर बोली, आप गलत मत समझिए, लेकिन क्या मैं एक बार टेस्ट कर लूँ प्लीज़? नीलिमा वर्षा की बात सुनकर अपनी तरफ देखते हुए बोली, क्यों, तुम्हें लगता है कि किसी ने कुछ मिलाया है? वर्षा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। नीलिमा वर्षा की बात सुनकर बोली, वो साफ पता चल रहा है कि तुम बच्चे के लिए बने खीर को खाना चाहती हो। मतलब तुम्हें शक है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया है। वर्षा नीलिमा की बात पर घूर कर देखते हुए बोली, मैंने कहा ना चाची, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस उस खीर को चखना चाहती। नीलिमा वर्षा की बात पर बोली, बच्चे के लिए बनाए गए खीर को उनके अलावा कोई दूसरा नहीं खा सकता, इसलिए चुप रहो। वर्षा नीलिमा के कुछ खाने के लिए मुंह खोलते हैं तो विकल उसके पास आकर कहता है, तुम्हें खीर खानी है तो किचन में है और होगी, उसे खा लो, यहाँ पर क्यों जिद कर रही हो? वर्षा वहाँ पर सोफे पर बैठा ऋतिक विकल्प की बात सुनकर बोला, वर्षा को खीर खाना नहीं पसंद, बल्कि कहना चाहिए उसे मीठा पसंद ही नहीं है। ऋतिक की बात पर वर्षा उसे घूरते हुए बोली, आप अपना मुंह बंद नहीं कर सकते आप। ऋतिक सोफे से उठकर किचन में जाता है और एक कटोरी लाकर मृत्युंजय के सामने रखते हुए कहता है, तीनों कटोरी में से एक एक चम्मच खीर इसमें डाल दो। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं निर्जला ऋतिक की बात पर बोली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऋतिक निर्जला की तरफ देखते हुए बोला, आंटी, खीर जूठी नहीं हो रही है, बस किसी के दिल की गलतफहमी को दूर करना है। फिर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, डालिए। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर तीनों कटोरी से एक एक चम्मच खीर कटोरी में डाल देता है तो ऋतिक उस कटोरी को वर्षा की तरफ बढ़ाकर कहता है, खा लो। वर्षा अपना सिर हिलाते हुए खीर को खा लेती है और कटोरी वहीं पर रख देती है। ऋतिक वर्षा को देखते हुए कहता है, कुछ हुआ? नीलिमा बुरी तरीके से वर्षा को घूरे जा रहे थे। वहीं वर्षा के माथे पर धीरे धीरे पसीना आना शुरू हो जाता है। वो गिरने लगती है तो ऋतिक उसे कमर से पकड़ लेता है। विकल्प जल्दी से आगे बढ़कर वर्षा को संभालते हुए बोला, वर्षा तुम ठीक हो? ऋतिक मृत्युंजय के पास जाकर सारी खीर की कटोरी को उठाते हुए बोला, ये सही नहीं है। सुधांशु खीर की कटोरी को देखते हुए बोला, लेकिन इनमें से किस खीर में कुछ मिलाया गया? ध्रुवी जो कि किचन में गई हुई थी, खीर बने केतली को लाकर बोली, इसमें छिपकली गिरी हुई है, शायद इसलिए खीर जहरीली हो गई है। ध्रुवी की बात सुनकर महक अव्यक्त के पास जा उसे कसकर अपने सीने से लगाए खड़ी होकर वहाँ पर आती है और केतली को देखती है, उसमें एक छिपकली मरी पड़ी थी। वर्षा क्योंकि विकल्प की गोद में हल्के से नशे में थी, अपने मुंह पर हाथ रखते हुए उठने लगती है तो विकल्प उसे जल्दी से अपनी गोद में उठाकर वॉश बेसिन की तरफ ले जाता है, जहां वर्षा वोमिट करने लगती है। वर्षा वोमिट करते हुए कहती है, सांस लेकर बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना है। शोभित विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, विकी चलो अपनी वाइफ को उठाओ, हम हॉस्पिटल चलेंगे। शोभित की बात पर विकल्प अपना सिर हिला वर्षा को अपनी गोद में उठा लेता है और वो लोग वर्षा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। मृत्युंजय रिद्धम को अपनी गोद में उठाए सब लोगों की तरफ देखकर बोला, ये सब बस एक
एक्सीडेंट था, हम रस्म आगे बढ़ा रहे हैं। मृत्युंजय की बात पर सब लोग अपना सिर हिला देते हैं। महक अभ्यक्त को सुधांशु के गोद में देख बोली, मैं खाना लेकर आती हूँ, उसमें कुछ नहीं होगा। सुधांशु महक की बात सुन अपना सिर हिला देता है। वहीं मृत्युंजय अमृत की तरफ देखकर उसकी आंखों से इशारा करता है, जिस पर अमृत अपना सिर हिलाते हुए किचन की तरफ चला जाता है। वैशाली अमृत को किचन में आया हुआ देख कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमृत किचन में लगे सीसीटीवी की तरफ देखते हुए बोला, हम लोगों को शक है कि कोई इंसिडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर खीर में चिपकी ले गिराई है। अमृत के बाद में महक उसे देखते हुए बोले, सभी घर के लोग हैं, किस पर शक करेगा? अमृत महक के बाद में बोला, वो तो दोषी के बारे में पता चलने के बाद पता चलेगा, फिलहाल के लिए तुम लोग अपना खाना लेकर जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अमृत की बात पर महक और कुछ नहीं कहती और उन लोगों को जो बाकी खाना बनाया था उसे लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। सुधांशु चम्मच में दाल भर कर अव्यक्त की तरफ बढ़ाता है, जो अव्यक्त एक्साइटमेंट में उसे दाल तुरंत मुंह में भर लेता है, लेकिन बीच में उसका मुंह पूरी तरीके से खराब हो जाता है और वो दाल को थूकने लगता है। अव्यक्त हरकत को देखकर सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, सच में मेरा भांजा आपकी तरह कुछ चीज़ों को लेकर, मेरा बेटा मेरी तरह नहीं रहेगा तो क्या तुम्हारी तरह रहेगा? मृत्युंजय ने रिद्धम को दाल पिलाते हुए कहा। रिद्धम बड़े प्यार से मृत्युंजय के हाथ से दाल पी रहा था। फिर जब मृत्युंजय उसे रोटी का छोटा सा टुकड़ा रिद्धम को खिलाता है तो रिद्धम उसे धीरे धीरे अपने सामने के दांत से ही काटने लगता है। वहीं वीर समृद्धि को पुलाव खिलाता है तो समृद्धि बड़े आराम से खाने लगती है। जब उन लोगों को अन्नप्राशन संस्कार पूरा होता है तो उनके सामने मिट्टी, सोने का भूषण, कलम, किताब और खाना रखा जाता है। मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए, अब ये क्या है? रचना मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, तुमसे इससे बच्चे का भविष्य देखा जाता है कि वो भविष्य में कैसे होंगे। मृत्युंजय रचना की बात पर बोला, मतलब अगर बच्चों ने सब कुछ एक साथ पकड़ लिया तो? रचना मृत्युंजय की बात पर बोली, तुम देखो तो सही तो क्या है, चलो रिद्धम को उतारो। मृत्युंजय रचना की बात पर रिद्धम को नीचे बैठा देता है तो रिद्धम सिर उठाकर उसकी तरफ देखने लगता है। मृत्युंजय रिद्धम की नज़रों को खुद पर महसूस करके बोला, सामने जो कुछ भी रखा है ना, जिसे चाहो उठा लो, सब तुम्हारा है। मृत्युंजय की बात को सुनकर रिद्धम रेंगते हुए जाकर खाने को पकड़ लेता और अंगूर को तोड़कर खाने लगता। राजीव ये देख कर बोला, ये तुमने क्या चुन लिया? रिद्धम राजीव की आवाज़ पर उसकी तरफ मुड़ कर अंगूर को वहीं फेंक कर रखते हुए जाकर राजीव की गोद में चढ़ जाता है तो राजीव उसे अपनी गोद में उठाकर उसके होठों को टिश्यू पेपर से साफ करने लगता है। मृत्युंजय जाकर सोफे पर बैठ वीर की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी। वीर मृत्युंजय की बात सुन इस अमृति को नीचे उतारते हुए बोला, मेरी प्यारी भांजी, आपको जो चाहिए ले लीजिए। वहीं मृत्युंजय सोफे पर बैठे बगल में रीति की तरफ देखते हुए बोला, मैं बता रहा हूँ, अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो ठीक है, अगर ये किसी ने किया होगा ना तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। तभी मृत्युंजय को अपने पैरों पर किसी के कोमल हाथ महसूस होते हैं। मृत्युंजय सिर नीचे करके देखता है जहाँ समृद्धि उसके पैर से लिपट कर बैठी हुई। मृत्युंजय समृद्धि को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? समृद्धि मृत्युंजय के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। वहीं वैशाली अपने माथे पर हाथ रखते हुए महक से बोली, हमारी बेटी गई हमारे हाथ से। मृत्युंजय वैशाली की बात पर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रचना सारे सामान की तरफ इशारा करते हुए बोली, उसने किसी तरफ नहीं देखा और सीधा अपने तुम्हारे पैर जाकर पकड़े, इसलिए वो ऐसा कह रही है। मृत्युंजय रचना के बाद सुन समृद्धि को बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, तो मेरी प्यारी बेबी ने सब कुछ इग्नोर करके अपने बिग डैडा को चुना। इतना कहकर मृत्युंजय समृद्धि को पीठ को थपथपाने लगता है। वहीं ऋतिक समृद्धि को देख रहा था, जो कि आंखें बंद कर मृत्युंजय के सीने से लगी हुई थी। सुधांशु अव्यक्त को नीचे उतार कर बोला, तो मेरे प्यारे भांजे, आपको किसी ऐसी चीज़ को चुनना है जो कि सबके हित में हो। अव्यक्त सुधांशु की बात पर आगे बढ़ते हुए सोने के गहने उठा लेता है, जिसे देखकर विप्लव कहता है, ये मारत चौका। फिर अव्यक्त उसे एक हाथ में पकड़े रेंगते हुए जाकर महक की गोद में रख देता है तो महक उसे पकड़ने तो अव्यक्त फिर से जाकर पेन उठाकर लाकर महक की गोद में रख देता है और फिर जाकर खाना लाकर महक की गोद में रख देता है। फिर ढेर सारे मिट्टी लाकर महक की गोद में रख देता है तो आखिरी में आकर खुद ही महक की गोद में बैठ जाता है। मृत्युंजय अपनी डरावनी आंखों से अव्यक्त को देखते हुए समृद्धि से बोला, अब रोज़ इसे मारना, पटक पटक कर मारना। ऋतिक, जो कि मृत्युंजय के बगल में बैठा हुआ था, उसकी तरफ देखते हुए, तुम्हारा ही बेटा है?
हाँ, तो मेरी बीवी से क्यों चिपक रहा है? सब कुछ उसे ले जाकर दे रहा है तो मैं क्या लेकर दूँगा? मृत्युंजय ने मुँह बनाते हुए कहा, जिसे देख ऋतिक गहरी सांस बाहर सोफे से खड़ा हो प्रकृति से बोला, हम चले? प्रकृति जो कि फ़ोन में उन लोगों की वीडियो बना रही थी, ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, हम यहाँ पर कुछ पल नहीं रुक सकते क्या? ऋतिक अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, उसके हाथ को पकड़ कर बोला, तुम्हारी बहन मेरे घर में है, अगर उसने ज़्यादा शेरवन का दिमाग खराब कर दिया तो शेरवन उसे जान से मार देगा। आलिया और शेरवन के जिक्र पर प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ चलो। ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए शारंग फैमिली की तरफ देखकर बोला, कल मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो तुम इस बारे में हमको काहे बता रहे हो? वैशाली ने पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय वैशाली से बोला, क्योंकि वह यहीं पर रहेंगे। मृत्युंजय की बात पर वैशाली उसे देखते, इस बटेर के दोस्त हमारे घर में क्या काहे रहेंगे? मृत्युंजय स्मृति को अपनी गोद में पकड़े ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, ऋतिक तुम जाओ। ऋतिक एक नज़र वैशाली को घूरने के बाद प्रकृति के साथ वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही घर का टेलीफोन बजता है। विपुल जाकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से कशिश की आवाज़ आती है, मृत्युंजय कहाँ पर है? कशिश की आवाज़ को पहचान कर विप्लव मुँह बनाते रहे, घर के फंक्शन में तो आना नहीं है, भाई को पूछ रहे हो? नहीं बताऊंगा। जिसे सुनकर कशिश अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मीरा का लेबर पेन शुरू हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। इडियट, फ़ोन दो। विप्लव कशिश की बात पर 2 मिनट फ़ोन को देखने के बाद सब लोगों की तरफ देखता है तो सब उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। रिया विप्लव के पास आकर उसे मारते हुए कहती है, अबे भोंदू, बोलेगा कौन है? विप्लव मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, कशिश भाई कह रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि मीरा का लेबर पेन शुरू हो गया। विप्लव की बात पर रचना उसके पास आ उसके सिर को मारते हुए बोली, तो ये बात इतनी आराम से क्यों बता रहे हो? इतना कहकर उसके हाथ से फ़ोन लेकर कशिश से बोली, कशिश हॉस्पिटल जाओ, हम आ रहे हैं। कशिश ओके कहता है और कॉल कर देता है। रचना मृत्युंजय की तरफ देखती है जो कि गायब हो चुका था और इस स्मृति सोफे पर बैठी हुई। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने के बाद गहरी सांस भरते और निर्जला, राजेंद्र जी, रचना, पीताम्बर, विप्लव हॉस्पिटल के लिए निकल जाते। वैशाली जाकर स्मृति को अपनी गोद में उठा किचन में आती है जहां अमृत अभी भी सीसीटीवी को देख रहा था। वैशाली पीछे से अमृत के पीठ पर मुक्का मारते हुए, तुम्हारी जासूसी हो गई हो तो हम तुमको कुछ बताएं? अमृत अचानक वैशाली के मारने पर हड़बड़ाते हुए बोला, कैसी दुष्ट औरत हो, अपने पति को मार रही हो क्या? क्या हुआ? वैशाली अमृत के घूरते हुए दांत पीस कर बोली, मीरा का बच्चा होने वाला है, हॉस्पिटल गए सब लोग, तुम यहाँ पर सीआईडी बना रहो। अमृत वैशाली की बात पर जल्दी से बोला, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तुम बच्चे का ख्याल रखना। इतना कहकर अमृत सब कुछ वहीं छोड़कर बाहर की तरफ चला जाता। वैशाली निराशा से अमृत को जाता हुआ देखने के बाद बाहर आती है तो सब लोग लिविंग में ही बैठे हुए थे। वैशाली नज़र घुमाते हुए बोली, इस सुधांशु और ध्रुवी कहाँ हैं? वैशाली के बाद पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, सुधांशु काफ़ी समय से के बाद आया है ना, तो दोनों बात कर रहे हैं। जिसे सुनकर वैशाली महक के साथ बैठते हुए बोली, दीदी हम तो कहते हैं कि अब सुधांशु और ध्रुवी की शादी करवा देनी चाहिए। खुशहाली वैशाली की बात पर बोली, सुधांशु इस बार 23 साल का हो जाएगा और इतनी जल्दी शादी एक लड़के के लिए मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि वो अभी अभी अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहा है। बस खुशहाली की बात पर वैशाली उसे देखते बोले, अच्छा अब हमको समझ आया, इसलिए तुमने इतनी देरी से शादी की। वैशाली खुशहाली की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे शादी से डर लगता था, इसलिए मैंने शादी करने में देरी की। महक उसकी बातों को सुनते हुए अव्यक्त की तरफ देखती है जो कि अब अपनी आंखें झपकते हुए सो रहा था। जिसे देखकर महक उसे उठाते हुए वैशाली से बोली, मैं अभी को सुलाकर आती हूँ। तभी वीर वहाँ आकर खुशहाली से बोला, खुशी वैशाली विशाल सो रहा है, अब हम भी घर चले। खुशहाली वीर की बात पर अपना सिर हिला देती है और वैशाली को बाय कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। राजीव पहले ही रिद्धमा और रिद्धम के साथ घर के लिए निकल चुका था, क्योंकि राजीव उन दोनों को घर छोड़कर हॉस्पिटल मीरा के पास जाने वाला था। वैशाली उन लोगों को जाने के बाद स्मृति को अपने सीने से लगाकर उसके पीठ पर थपथपता हुआ बोली, हमको न जाने काहे छुटकी काकी सासू पर पूरा शक जा रहा है, हमने बड़े ध्यान से सब किया था। इतना सोचते हुए वैशाली के चेहरे के हुलिये बिगड़ने लगते हैं।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।